So the example of output device is CRT. So it is a category of monitor. Next we have LCD, liquid crystal display, right? Next, for input we have a very common device which is called keyboard. And under this category we do have multiple input devices like light pen, mouse, touch screens, joystick, digitizer, right? Then we have one more output device, that is your printer. So it is a hard copy device, dot matrix, thermal, inkjet, laser. So they all are listed under the category of printer and they are acting as a output device. So next we have storage device. So magnetic tape, magnetic disk, optical disk, right? सो अब ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हैं ये कम्युनिकेशन करते हैं अस्काई फॉर्म के अंदर, ठीक है. सो अस्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. सो बेसिकली ऑल योर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस जितनी भी ये बाइनरी इंफॉर्मेशन को इनपुट करते हैं या डिस्प्ले करवाते हैं ये अस्काई की फॉर्मेट में करते हैं. सो दे आर कॉल्ड एज अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, राइट. So IO communications are usually involved in the transfer of ASCII information. ये फुल फॉर्म याद रखना बेटा, ठीक है, पेपर में पूछी जा सकती है आपसे. So next, input output interface. So what do you mean by interface? The precise definition says that point of contact between two parts of the system, right? So interface is a point of contact between two parts of the system. For example, एक मेरे पास ये सिस्टम है और दूसरा सिस्टम मेरे पास ये है, तो ये जो आपका पॉइंट होगा दिस इज कॉल्ड इंटरफेस. मैं अभी आपको क्लियर करवाता हूं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम. व्हाइट बोर्ड विजिबल है? यस सर. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड योर इंटरफेस. So why we need, what is the main use of interface, right? So peripherals connected to the computer need special communication links for interfacing them with CPU. ठीक है. तो ये जो पेरिफेरल्स हैं जो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होते हैं उनको कुछ स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स की जरूरत होती है सो दैट वो सीपीयू के साथ प्रॉपर इंटरफेसिंग कर सके, राइट. So the purpose of communication link is to resolve the differences that exist between the computer and each peripheral. So हमारे पास कंप्यूटर के और पेरिफेरल्स के कुछ लिमिटेशंस होते हैं, कुछ डिफरेंसेस होते हैं, उनको मिटाने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स, राइट. हम लोग यूज करेंगे स्पेशल कम्युनिकेशन लिंक्स. These links are called as interfaces. ठीक है. इन लिंक्स को क्या नाम दे दिया हुआ है हमने? इंटरफेस का. एम आई क्लियर? सो फर्स्ट अब देखते हैं कि व्हाट आर द वेरियस इंटरफेस डिफरेंसेस, व्हाट आर दोज मेजर डिफरेंसेस जिनकी वजह से हमने इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट यूज करा है. सो द फर्स्ट वन इज अ कन्वर्शन ऑफ सिग्नल वैल्यूज में बी रिक्वायर्ड. सो द फर्स्ट मेजर डिफरेंस इज we need to convert the signals, right? You have signals, your asynchronous signals to asynchronous, synchronous signal to synchronous, right? And you need to convert your asynchronous signal to synchronous. Okay, so for example your signal is in the form of parallel, right? तो आपको उसको कन्वर्ट करना है सीरियल के अंदर. यहाँ आपका जो सिग्नल है वो सीरियल है और आपको उसको कन्वर्ट करना है पैरेलल के अंदर, ठीक है. और यहाँ पे आपका लेट्स सपोज आपका सिग्नल जो आपको मिल रहा है वो डिजिटल सिग्नल मिल रहा है एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू एनालॉग. और या फिर आपके पास एनालॉग सिग्नल मिल रहा है एंड यू नीड टू कन्वर्ट इट इनटू डिजिटल. सो दिस कन्वर्शन इज पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ डिवाइस विच इज कॉल्ड
interface. So first major differences is a conversion of signal values may be required. The second one, a synchronization mechanism may be needed. So that what is synchronization? The data transfer rate of peripherals is usually slower than the transfer rate of the CPU. तो जो आपका CPU है उसकी जो स्पीड है that is fast. जो आपका CPU है वो बहुत तेजी से काम करता है. एंड जो आपकी पेरिफेरल्स हैं that is your input slash output devices, they are slower. ठीक है, तो इनका जो मिसमैच है, इसका जो स्पीड का मिसमैच है उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने सिंक्रोनाइजेशन करी हुई है. एंड वो जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कौन करता है? हमारे इंटरफेसेस. एम आई क्लियर? यस और नो? सर ठीक है, तो फर्स्ट हमारा था कि कन्वर्शन की जरूरत पड़ती है हमें. मींस कि आपके जो सिग्नल्स हैं वो डिजिटल थे, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करा, या एनालॉग थे एनालॉग को डिजिटल में करा, या फिर पैरेलल है तो सीरियल में करा, सीरियल है तो पैरेलल में कन्वर्ट कर दिया. ठीक है, तो सेकंड जो था, सेकंड इज सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि स्पीड जो मिसमैच है बिटवीन सीपीयू एंड पेरिफेरल की स्पीड में, वो मिसमैच हटाने के लिए हम लोगों ने इंटरफेसेस का यूज करा है. ठीक है, तो थर्ड डिफरेंस क्या है? डेटा कोड्स एंड फॉर्मेट्स इन पेरिफेरल्स आर डिफर. पेरिफेरल्स डिफर फ्रॉम द वर्ड फॉर्मेट इन द सीपीयू एंड द मेमोरी. ठीक है, तो जो आपके पेरिफेरल्स हैं, पेरिफेरल्स में चलते हैं आपके डेटा कोड्स, और यू कैन से दैट फॉर्मेट. यहाँ पे आपका चलेगा डेटा कोड्स. ठीक है, where as in case of CPU and memory, तो आपका जो डेटा है वो स्टोर होता है वर्ड की फॉर्म में. मोस्ट ऑफ द टाइम वी डू हैव 32 बिट ऑफ वर्ड, 16 बिट्स ऑफ वर्ड. ठीक है, तो ये जो मिसमैच है इसको दूर करने के लिए, कोड्स का जो मिसमैच है उसको दूर करने के लिए हम लोगों ने इंटरफेसेस का कॉन्सेप्ट को लाए हैं. थर्ड, दिस वन इज फॉर is your third difference. Next, fourth, last but not the least, the operating modes of peripherals are different from each other. Each peripherals must be controlled so as not to disturb the operation of other peripherals connected to the CPU. इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज एक इंटरफेस मेरा ये है, इसको नाम दे दिया मैंने I1, एक इंटरफेस मेरा ये है I2. ठीक है, अब ये जो दो अलग अलग इंटरफेसेस हैं, इन दोनों की जो वर्किंग है वो अलग अलग है. लेट्स सपोज दिस इज योर सीपीयू. ठीक है, अब जब सीपीयू कमांड देगा तो एट ए टाइम एक इंटरफेस काम करेगा, दूसरा जो है वो काम नहीं करेगा. सो दिस थिंग इज योर फोर्थ डिफरेंस, मेजर डिफरेंस. तो ये भी कौन दूर करता है? हमारे इंटरफेस. दैट इज द ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ पेरिफेरल्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ऑपरेटिंग मोड्स ऑफ पेरिफेरल्स, आपके जो पेरिफेरल्स होते हैं, लेट्स सपोज P1 इज अ इनपुट डिवाइस एंड P2 इज अ आउटपुट डिवाइस. तो ये दो अलग अलग पेरिफेरल्स हैं. ये इनपुट डिवाइस का पेरिफेरल है, ये आउटपुट डिवाइस का पेरिफेरल है. राइट, सो इनपुट के लिए अलग इंटरफेस होगा, आउटपुट के लिए अलग इंटरफेस होगा. ठीक है, तो जब ये वाला अनेबल है ये डिसेबल हो जाएगा, जब ये वाला अनेबल है तो ये डिसेबल हो जाएगा. समझ आया? दोनों में से एट ए टाइम एक ही इंटरफेस काम करेगा. Am I clear about all the four differences? ये चारों के चारों डिफरेंस क्लियर हो गए आपको? यस सर. ठीक है, नेक्स्ट जो है, यहाँ पे ना मैं आपका बोर्ड विजिबल कर देता हूँ सो दैट की रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा हो. सो नेक्स्ट है, इंटरफेस की मैंने आपको एक प्रिसाइज डेफिनेशन बताई है कि इट इज अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बिटवीन टू सिस्टम्स. राइट, तो ये जो मैंने आपको चारों के चारों डिफरेंसेस बताए थे, मेजर डिफरेंसेस बताए थे, so that will be eliminated if we go for the concept of interface. So these are special hardware components between the CPU and the peripherals.
So they are the special hardware components between the CPU and peripherals. अभी आपको इसकी डायग्राम बताता हूँ. So it supervise and synchronize all the input and output transfers. बेटा स्क्रीन भी शेयर विजिबल है ना आपको? स्क्रीन और बोर्ड दोनों विजिबल है? यस सर. चलिए. सो नेक्स्ट क्या है हमारे पास? इंटरफेस फंक्शंस. फर्स्ट इंटरफेस फंक्शन इज डेटा कन्वर्शन. तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि जो हमारे सिग्नल्स की कन्वर्शन है वो कौन करता है? हमारे इंटरफेस करते हैं. तो फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या हो गया फिर? डेटा कन्वर्शन. ठीक है. सेकंड फंक्शन क्या है हमारा? सिंक्रोनाइजेशन. सिंक्रोनाइजेशन का मतलब क्या है कि वही स्पीड मिसमैच की जो प्रॉब्लम है वो कौन एलिमिनेट करता है? हमारा अगेन इंटरफेस. राइट. नेक्स्ट है हमारा डिवाइस सिलेक्शन. डिवाइस सिलेक्शन का मतलब क्या है हमारे पास? कि वेन एवर यू हैव मल्टीपल डिवाइसेस जो आपकी कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो उस टाइम के ऊपर कौन सी डिवाइस कम्युनिकेट करेगी वो हमें कौन बताता है? इंटरफेस. ठीक है. सो इन अ क्यू मैनर. तो सबसे पहले कौन सी भी डिवाइस, लेट्स सपोज यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल डिवाइसेस आई हुई हैं. यहाँ पे मेरे पास है कीबोर्ड, यहाँ पे मेरे पास है माउस, यहाँ पे मेरे पास है मॉनिटर. अब यहाँ सीपीयू ने कौन सी डिवाइस को सिलेक्ट करना है? दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ क्यू. तो जोन सा क्यू के अंदर पहले आएगा उसकी सिलेक्शन पहले हो जाएगी. एम आई क्लियर? सो दिस इज योर डिवाइस सिलेक्शन फंक्शन विच हैव बीन परफॉर्म्ड बाय इंटरफेस. राइट. सो चलिए डायग्राम देखते हैं कि इंटरफेस काम कैसे करता है. नेक्स्ट जो है कनेक्शंस. तो कनेक्शंस क्या हैं आपके वो देख लीजिए. ये डायग्राम विजिबल है सबको? बोर्ड पे भी मैं बेटा दोबारा बना रहा हूं. सो दिस इज योर प्रोसेसर सीपीयू. सो जो आपकी आईओ बस है उसके फर्दर 3 पार्ट्स हैं. आईओ बस के फर्दर 3 पार्ट्स हैं. तो ये हमने बना लिए हैं इंटरफेसेस. और यहाँ पे मेरे पास 4 डिवाइसेस हैं, चारों के अलग अलग इंटरफेसेस रहेंगे. ये है आपकी डेटा बस, ये है आपकी एड्रेस बस, और ये है आपकी कंट्रोल बस. और यू कैन आल्सो से इट एज डेटा लाइन, एड्रेस लाइन एंड कंट्रोल लाइंस. ठीक है. ये है आपका इंटरफेस. आई इंटरफेस. आई स्टैंड्स फॉर इंटरफेस. ठीक है जी. इसको ध्यान से समझना बेटा, अगर डाउट होगा तो दोबारा समझ लेना मेरे से. तो ये आपके कनेक्शन जो है इंटरफेस के आईओ बस के साथ. ठीक है. नाउ अब इसके साथ फर्दर वी हैव सम इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइसेस. ठीक है. तो यहाँ पे मैंने कीबोर्ड लगा दिया, के बी कीबोर्ड लगा दिया. ठीक है. यहाँ पे हमने लगा दिया है प्रिंटर, लगा दिया मैग्नेटिक डिस्क, एमडी मैग्नेटिक डिस्क. और यहाँ पे लगा दिया हमने मैग्नेटिक डिस्क एमडी. ठीक है जी. नाउ जो आपके इंटरफेसेस होते हैं ना, इनके अंदर एड्रेस डिकोडर्स लगे होते हैं. क्या लगा होता है इनके अंदर? एड्रेस डिकोडर. एंड जो आपकी पेरिफेरल्स होती हैं, कीबोर्ड, प्रिंटर, मैग्नेटिक डिस्क्स एंड मैग्नेटिक टैब्स, दे कंसिस्ट ऑफ कंट्रोलर. So every device is having a different controller which controls the functioning of peripherals. Am I clear? So this is your CPU, that is your processor. So first of all, CPU ने जोन सी भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करनी है, CPU places its address onto the address line. Right. So first of all we have a IO bus. So IO bus का मतलब क्या है?
इसके अंदर तीन चीजें हैं, एक है डेटा लाइंस, एक है एड्रेस लाइंस और तीसरा क्या है, कंट्रोल लाइंस। ठीक है, so IO bus consists of three things. The first one is data lines, the second one is address lines, and the third one is control lines, right? So how the entire diagram will work, first of all the CPU will places the address of that device with whom it is communicating, it is going to communicate, right? So CPU, let's suppose CPU is going to communicate with the keyboard. So CPU ने क्या करा, कीबोर्ड का एड्रेस डाल दिया किसके अंदर, ये पूरी एड्रेस लाइन के ऊपर इस वक्त किसका एड्रेस है, कीबोर्ड का। सो हर एक इंटरफेस के अंदर एड्रेस डिकोडर्स लगे हुए हैं। अब जोन से एड्रेस डिकोडर का वो एड्रेस होगा, वो एड्रेस किसका था, कीबोर्ड का। तो ये वाले इंटरफेस ने उसकी डिकोडिंग करी, डिकोडिंग करके एड्रेस आ गया और यहाँ पे वो एड्रेस पहुंच गया, और ये वाला जो इंटरफेस है वो क्या हो जाएगा, अनेबल हो जाएगा, और बाकी तीनों जो इंटरफेसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, डिसेबल हो जाएंगे। क्योंकि मैंने आपको बताया था ना कि डिवाइस सिलेक्शन at a time only one interface will work and all the remaining interfaces will in disable mode, right? So यहाँ पे हमने एड्रेस किसका डाला था, कीबोर्ड का। सीपीयू ने कीबोर्ड के साथ कम्युनिकेशन करनी थी और एड्रेस किसका डाला था, कीबोर्ड का। ठीक है, सो कीबोर्ड का एड्रेस था हमारा एड्रेस लाइंस के ऊपर, इंटरफेस जो कीबोर्ड के साथ कनेक्टेड है वहां पे एड्रेस डिकोडर है, उसने उसकी डिकोडिंग करी, उसको उसका एड्रेस मिला, वो वाला पार्ट अनेबल हो गया, वो वाला इंटरफेस अनेबल हो गया, और बाकी तीनों जो इंटरफेसेस हैं वो क्या हो गए, डिसेबल हो गए। ठीक है, अब कंट्रोलर, जो कीबोर्ड के अंदर कंट्रोलर लगा हुआ है जिसका के काम है कि उसने क्या क्या करना है। ठीक है, तो वो कंट्रोलर जो है कीबोर्ड का काम क्या होता है, बेसिकली इनपुट देना। ठीक है, तो एट ए टाइम कौन सा कीबोर्ड की कौन सी की प्रेस हो रही है वो हमें कौन बताता है, कंट्रोलर का फंक्शन है। ठीक है, सो ऐसे आपकी डिवाइस को सिलेक्ट करा जाता है। ठीक है, सो जैसे आपका एड्रेस हमने डाला है एड्रेस बस के ऊपर, इन द सिमिलर वे द सीपीयू सेंड्स एन आईओ कमांड, और यू कैन आल्सो से इट एज आईओ कोड। ठीक है, एक तो है आईओ, जैसे डेटा लाइंस के ऊपर क्या जाएगा, आपका डेटा जाएगा, एड्रेस लाइंस के ऊपर क्या जाएगा, आपका एड्रेस जाएगा, एंड कंट्रोल लाइंस के ऊपर क्या जाता है, आपका आईओ कमांड। आईओ कमांड को हम लोग फंक्शन कोड भी बोलते हैं। ठीक है, सो फंक्शन कोड क्या है, बेसिकली ये एक कमांड है जो कि प्रोसेसर सेंड करता है, ठीक है, कंट्रोल लाइंस को। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ कमांड्स। इस डायग्राम में कोई डाउट है तो पूछिए। ये जो डायग्राम में कोई डाउट है, ये फंक्शन कैसे करती है, अगर दोबारा पूछना है तो भी बता दो, अगर समझ में नहीं आया है तो भी बता दो मेरे को। हाँ जी, क्लियर है बेटा? यस और नो मेरे को जवाब दीजिए सो दैट आई कैन कंटिन्यू फर्दर। यस सर। बेटा क्या हुआ, क्लास सो रही है, मेरे को ये बताइए जरा आप लोग। व्हाई डोंट यू रिप्लाई मी? 59 स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं और एक दो बच्चों को छोड़ के कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। You are not attentive at all in the class. समझ आ रही है कि नहीं आ रही है, बताइए मेरे को। यस सर। डायग्राम रिपीट करनी है, कर दीजिए सर। So we have three things in the diagram. The first thing is called CPU. The second main thing is called interface, and the third thing is called peripheral devices, whether they are input or they are output. So first of all, CPU क्या करता है,
इसने जिस भी डिवाइस के साथ कम्युनिकेशन करनी होती है उस डिवाइस का एड्रेस ये प्लेस कर देता है किसके अंदर, एड्रेस लाइंस के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है कीबोर्ड की, अब नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं प्रिंटर की। ठीक है, यहाँ पे पहले मैंने आपको कीबोर्ड की एग्जांपल के साथ कराया था, अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं प्रिंटर की। तो यहाँ से कीबोर्ड हटा रहा हूँ। नाउ सीपीयू वांट्स टू कम्युनिकेट विद दी प्रिंटर। ठीक है, वो कुछ प्रिंट आउट्स निकालने चाहता है, तो उसने क्या करा, सीपीयू प्लेसेस द एड्रेस ऑफ प्रिंटर ऑनटू द एड्रेस लाइंस, राइट, एंड ऑल द इंटरफेसेस आर हैविंग एड्रेस डिकोडर्स। तो अब जिसका भी एड्रेस होगा, लेट सपोज प्रिंटर किसके साथ कनेक्टेड है, ये सेकंड वाले इंटरफेस के साथ कनेक्टेड है। सो नाउ द सेकंड इंटरफेस विल बी अनेबल्ड एंड ऑल द अदर इंटरफेसेस विल बी डिसेबल्ड, क्योंकि उनको अपना कोरेस्पोंडिंग डिवाइस का एड्रेस नहीं मिला और वो क्या हो जाएंगे, डिसेबल मोड में चले जाएंगे। और बाकी जो है जिसको एड्रेस मिल गया, जैसे कि प्रिंटर का था और प्रिंटर को एड्रेस मिल गया, वो अनेबल मोड में चला गया। ठीक है, क्योंकि उसके साथ लगा हुआ था एड्रेस डिकोडर। अब प्रिंटर का जो कंट्रोलर है उसका काम क्या है, प्रिंटर के साथ जो कंट्रोलर लगा हुआ है उसका काम क्या है कि टाइमिंग के बारे में बताना। ठीक है, सो दैट कंट्रोल्स द पेपर मोशन, प्रिंट टाइमिंग एंड सिलेक्शन ऑफ प्रिंटिंग कैरेक्टर्स, कि कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आपने प्रिंट करवाने हैं, ये हमें कौन बताता है, कंट्रोलर। कि पेपर का मोशन कैसा होना चाहिए, प्रिंट टाइमिंग क्या होने चाहिए और नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने प्रिंट आउट कराने हैं, ये हमें कौन बताएगा, प्रिंटर का जो कंट्रोलर है उसने। ठीक है, तो जैसे ही सीपीयू ने एड्रेस डाला था अपना एड्रेस लाइंस के ऊपर, सिमिलरली सीपीयू अपना जो फंक्शन कोड है, फंक्शन कोड जो है जिसको आप लोग आईओ कमांड भी बोलते हैं, वो सेंड करता है किसके ऊपर, कंट्रोल लाइंस के ऊपर। सो लेट्स सी व्हाट आर द वेरियस कैटेगरीज ऑफ कमांड्स, आईओ कमांड्स। सो देखिए स्क्रीन के ऊपर हमारे पास वी हैव 4 डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ आईओ कमांड्स। आईओ कमांड्स को फंक्शन कोड भी बोला जाता है। ठीक है, so the function code is referred to as IO command and it is an instruction that is executed in the interface and its attached peripheral unit. तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है कंट्रोल कमांड। सो कंट्रोल कमांड का काम क्या होता है, इट इज इश्यूड टू एक्टिवेट द पेरिफेरल एंड टू इन्फॉर्म इट व्हाट टू डू। ठीक है, तो कंट्रोल काम का मेन काम क्या होता है कि पेरिफेरल ने करना क्या है, पेरिफेरल को सिलेक्ट करना है, उसको एक्टिवेट करना है और वो बाद में क्या करेगा, ये किसका काम है, आपका कंट्रोल कमांड का। सेकंड कमांड है हमारे पास स्टेटस कमांड। तो स्टेटस कमांड क्या करती है, इट इज यूज्ड टू टेस्ट वेरियस स्टेटस कंडीशंस इन द इंटरफेस एंड पेरिफेरल्स लाइक एरर डिटेक्शन। तो जब आपका कोई एरर आ जाता है वो हमें कौन बताएगी, स्टेटस कमांड, कि आपका प्रिंटर जो है वो ठीक नहीं चल रहा है, उसने एरर दे दी है, तो वो हमें कौन बताता है, फंक्शन कोड। तब आपने कौन सा सेंड करना है, स्टेटस कमांड नाम का। नेक्स्ट वी हैव इनपुट कमांड। सो इंटरफेस रिसीव्स एन आइटम ऑफ डेटा फ्रॉम द पेरिफेरल्स एंड प्लेसेस इट इन बफर रजिस्टर। ठीक है, इनपुट कमांड का मतलब क्या है कि जो आपका इंटरफेस है वो एक डेटा आइटम को रिसीव करेगा, कहां से, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। इनपुट कमांड का काम क्या है कि इनपुट या आउटपुट डिवाइस से डेटा को रिसीव करना। ठीक है, तो वो हमें कौन देगा, इनपुट कमांड। सिमिलरली हमारी जो आउटपुट कमांड है, सो इट रिस्पॉन्ड्स बाय ट्रांसफरिंग द डेटा फ्रॉम द बस इनटू वन ऑफ इट्स रजिस्टर्स। ठीक है, आउटपुट कमांड जो है आपकी यहां से यहां काम करती है। ठीक है, so these are the IO commands, you can also called it as function code। ठीक है, तो यहां पे हमारे पास टाइम हो गया है पोल का, सो लेट्स गो फॉर पोल। सो स्क्रीन के ऊपर आपके पोल विजिबल है।
इसको अटेम्प्ट कीजिए एंड यू हैव ओनली 3 मिनट्स। 3 मिनट्स का टाइम है आपके पास, जल्दी जल्दी इसको कीजिए। Last 10 seconds, hurry up. I'm going to end the poll. So first question is, peripheral devices are also called as input or output. तो इसका जो आंसर है वो क्या है? Both. पेरिफेरल डिवाइसेस आपकी सिर्फ इनपुट डिवाइसेस नहीं होती हैं और ना ही ये खाली आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। तो आपकी इनपुट अलोंग विद आउटपुट डिवाइसेस आर कॉल्ड एज पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था, फुल फॉर्म ऑफ ASCII स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो सेकंड ऑप्शन इसकी करेक्ट है। 44 स्टूडेंट्स ने ये ठीक आंसर करा है और बाकी बच्चों ने गलत आंसर करा है। ठीक है, रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको। सो बेटा सेकंड पोल आ रही है, एक और पोल होगी, उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं। ठीक है, सो इसको भी अटेम्प्ट कीजिए।
हरी अप, लास्ट मिनट। लास्ट 15 सेकेंड्स। So thank you. So first question is, address decoding is a function of interface. इसका जो आंसर है that is interface जो है उसके अंदर एड्रेस डिकोडर्स लगे होते हैं जो एड्रेस की डिकोडिंग करते हैं, जो हमें बताते हैं कि कौन सी डिवाइस का एड्रेस जो है वो हमने फेच करना है। ठीक है, सीपीयू ने कौन सी डिवाइस का एड्रेस लाइन के ऊपर डाला है तो उसको जज करने के लिए इंटरफेसेस के अंदर एड्रेस डिकोडर्स होते हैं। नेक्स्ट है आईओ कमांड इज आल्सो कॉल्ड एज फंक्शन कोड, तो इसका राइट आंसर है फंक्शन कोड। ठीक है, सो रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट वी हैव असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेटा ट्रांसफर की, कि जो आपकी डेटा ट्रांसफर है वो दो तरह की होती है। एक को बोला जाता है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर और दूसरे को बोला जाता है असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, synchronous data transfer and asynchronous data transfer. So let's suppose this is your source and we have a clock and this is your destination. So S stands for source, D stands for destination. On the other hand, this is your source, this is your clock, this is your source and this is your destination. Clock. So here, what is the main difference between these two? Source and destination shares a common clock pulse. A common clock pulse between source and destination in case of synchronous data transfer. And in case of asynchronous data transfer, the clock for source and destination is separate. Am I clear? Destination unit is having separate clock pulse and receiver or destination unit is having separate clock pulse, right? So in case of asynchronous data transfer, we have two different clocks, and in case of synchronous data transfer, we have only one common clock between the source and the destination, right? So Sir, what is synchronous clock data transfer, all the data transfer occur simultaneously during the occurrence of a clock pulses. तो आपने जितना भी डेटा ट्रांसफर करना है फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, जितना भी आपने डेटा यूनिट सेंड करने हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, वो सिंगल क्लॉक पल्स के ऊपर सेंड होंगे। ठीक है, Sir, what is clock pulse? हाँ जी, Sir, what is clock pulse? क्या हुआ? Sir, what is clock pulse? क्लॉक पल्स होता है बेटा टाइमिंग, टाइम। आपकी जैसे नॉर्मल क्लॉक नहीं चलती जो हमें टाइम बताती है, Yes, sir. वो कि जितनी भी आपकी ट्रांसफर है वो सिंगल क्लॉक के थ्रू जाएगी, मींस के कॉमन टाइम के ऊपर जाएगी। ठीक है, Okay, sir. वेयर एज की जो असिंक्रोनस के अंदर क्या होगा, एक क्लॉक सेपरेट है मेरे पास सोर्स के लिए
और दूसरी क्लॉक सेपरेट है मेरे पास डेस्टिनेशन के लिए, ठीक है। सो हम बात कर रहे थे पहले सिंक्रोनस की। सो रजिस्टर्स इन द इंटरफेस शेयर्स अ कॉमन क्लॉक विद द सीपीयू रजिस्टर्स। सो असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के अंदर क्या होता है, सो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज यूज्ड मोस्टली in most of the computer systems we do prefer asynchronous data transfer। तो आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके ऊपर हम अभी डिस्कशन करेंगे वह है आपका asynchronous data transfer, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम्स सपोर्ट asynchronous data transfer, ठीक है। ये होती क्या है, इंटरनल टाइमिंग इन ईच यूनिट is independent, so each unit uses its own private clock for internal registers, ठीक है। तो सिंपल सी आपको कोई बात याद रखनी है, अगर तो आपके पास सिंगल क्लॉक है देन इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट अ सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। अगर आपके पास दो सेपरेट क्लॉक्स हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉक्स हैं, तो आप बात कर रहे हैं असिंक्रोनस की, ठीक है। तो नाउ नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर, ठीक है। तो बात करेंगे असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर की। असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। सो इसके बेटा हमारे पास दो मेथड्स होते हैं, एक को बोला जाता है स्ट्रोब, एक मेथड का नाम है स्ट्रोब और दूसरे मेथड को हम क्या बोलते हैं, हैंडशेक। हैंडशेक या हैंडशेकिंग बोल सकते हो आप लोग, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि जो स्ट्रोब है, स्ट्रोब हमें बताएगा कि किस टाइम के ऊपर आपने डेटा ट्रांसफर को शुरू करना है, ठीक है। स्ट्रोब आपको क्या बताएगा, किस टाइम के ऊपर आपने डेटा ट्रांसफर को स्टार्ट करना है या आपने किस टाइम के ऊपर अपनी डेटा ट्रांसफर को खत्म करना है। वेयर एज हैंडशेकिंग आपको बताती है बेसिकली एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेजमेंट के बारे में बताएगी, ठीक है। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो, थोड़ा देर में आपको मैं डेप्थ में बताता हूं, ठीक है। सो वी डू हैव two categories of asynchronous data transfer. The first one is called strobe, which deals with time, and the another category is called handshake or handshaking, which will let you know about the acceptance. Handshaking about it will give you the acknowledgement after receiving the data, so that thing is called handshaking, ठीक है। सो अब हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। सो नाउ जो आपका स्ट्रोब है, it is of two types. The first thing is called source initiated strobe. Similarly, the second category is called destination initiated strobe. अभी हम डायग्राम से समझते हैं दोनों चीजें। सो स्ट्रोब की दो कैटेगरीज हैं, एक का नाम है सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब एंड दूसरे का क्या नाम है, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब। सिमिलरली जो हैंडशेकिंग वाला मेथड है इसकी भी बेटा दो कैटेगरीज है, एक का नाम है सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेकिंग एंड दूसरे का नाम है डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेकिंग। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। तो मैंने आपको बताया है कि मेरे पास असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर है, उसकी दो कैटेगरीज हैं, एक को बोला जाता है स्ट्रोब जो कि हमें टाइम के बारे में बताती है कि आपकी डेटा ट्रांसफर कब स्टार्ट होगी या कब खत्म होगी, दूसरा जो है हैंडशेक जो कि आपको एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेंस के बारे में बताती है कि डेटा एक्सेप्ट हो गया है कि नहीं हुआ है, ठीक है। सो बोथ द मेथड्स have two further categories, source initiated strobe, destination initiated strobe. Similarly, for handshaking we do have source initiated handshake, destination initiated handshake. क्लियर है बेटा, करें डिस्कस अब इसको। यहां तक कोई डाउट है आप लोगों को तो पूछ सकते हो। Any doubt till this point, ask me.
हाँ जी, नो डाउट्स? नो सर। So let's begin with first method, that is your strobe method. So strobe, basically it is a control signal to indicate the time at which the data is being transmitted. तो फर्स्ट मेथड आपको बताने जा रहा हूं स्ट्रोब का, which is called source initiated strobe. Source initiated strobe. So we have one source and we have one destination, right? So this is your data line and this is your control signal, which is called strobe. ठीक है? The second signal is called strobe. First line is data bus. So here I am taking example of memory write operation. Memory write operation. So this is your CPU. Let's take an example, and this is your memory unit. Right? So first of all, here सोर्स क्या करेगा, सबसे पहले वो डेटा डालेगा किसके ऊपर, डेटा बस के ऊपर. कुछ टाइम के बाद, जितनी देर के लिए आपका जो डेटा है वो बस के ऊपर सेटल डाउन हो जाएगा, सोर्स क्या करेगा, स्ट्रोब सिग्नल को एक्टिवेट कर देगा. ठीक है? स्ट्रोब सिग्नल क्या करेगा, सोर्स क्या करेगा, स्ट्रोब को एक्टिवेट कर दिया. ठीक है? सो थोड़ी देर बाद जब वो उसको उसका फॉलिंग, इसकी टाइमिंग डायग्राम देख लीजिए. लेट सपोज दिस इज योर डेटा बस. स्क्रीन के ऊपर विजिबल है, स्क्रीन पे देखिए जरा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव अ डेटा, सो वैलिड डेटा, एंड नेक्स्ट वी हैव अ स्ट्रोब. तो स्ट्रोब एक ऐसा सिग्नल है जो कि आपको बताएगा कि किस टाइम के ऊपर आपका डेटा जो है वो ट्रांसमिट होना शुरू होएगा. तो स्टार्टिंग के ऊपर यहाँ पे ये आपका डेटा था. ठीक है? तो लेट सपोज यहाँ पे जाके आपका जो है डेटा जो है वो वैलिड है. ठीक है? यहाँ पे जाके आपका जो डेटा है सेटल डाउन हो गया है. तो यहाँ पे उसने ट्रांसफर शुरू कर दी और यहाँ पे जाकर आपकी ट्रांसफर जो है वो फिनिश हो गई. तो द मोमेंट इट फिनिशेस, सोर्स क्या करेगा, स्ट्रोब को डीएक्टिवेट कर देगा. तो द मोमेंट द सोर्स डीएक्टिवेटेड द स्ट्रोब, जो आपका डेटा बस के ऊपर डेटा होगा वो सारा क्या हो जाएगा, इनवैलिडेट हो जाएगा. उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो यूजलेस डेटा हो जाएगा. ठीक है? तो आपको सोर्स ने क्या बताना है, कब आपकी डेटा ट्रांसफर शुरू होनी है. मींस हमारी डेटा ट्रांसफर यहां से लेकर यहां तक शुरू हो रही थी. सो दिस इज कॉल्ड सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब. सो जब आपका सोर्स जो है वो सीपीयू है एंड आपकी जो डेस्टिनेशन है वो एक मेमोरी है. ठीक है? तो सोर्स सीपीयू ने डेटा को राइट करा है किसके ऊपर, मेमोरी यूनिट के ऊपर. सो दिस इज कॉल्ड सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब. एम आई क्लियर? Am I clear about this diagram? हेलो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? यस सर. ये डायग्राम में कोई डाउट है तो पूछो. मैं रिपीट कर रहा हूं. ठीक है? फिर से सुन लो, एक बार रिपीट कर दीजिए. सो बेसिकली दिस डायग्राम शोज अ सोर्स इनिशिएटेड ट्रांसफर. ठीक है? द डेटा बस कैरीज द बाइनरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोर्स यूनिट टू डेस्टिनेशन यूनिट. जो आपकी डेटा बस है उसके ऊपर क्या होगा, डेटा पड़ा होगा, उसके ऊपर आपकी बाइनरी इंफॉर्मेशन पड़ी होगी. ठीक है? द स्ट्रोब इज अ सिंगल लाइन दैट इन्फॉर्म्स द डेस्टिनेशन यूनिट व्हेन अ वैलिड डेटा वर्ड इज अवेलेबल इन द बस. स्ट्रोब एक ऐसा कंट्रोल लाइन है जो कि हमें बताएगा कि आपका जो डेटा वैलिड कब होएगा.
ठीक है, क्लियर है? So the source unit first places the data onto the data bus after a brief delay to ensure that the data settle to a steady value. The source activates the strobe pulse. तो सबसे पहले क्या होना है, यहाँ पे सीपीयू ने डेटा प्लेस कर दिया किसके ऊपर, डेटा बस के ऊपर उसने डेटा डाल दिया। उसके थोड़े टाइम के बाद जब डेटा आपका स्टेडी वैल्यू लेगा, उसने क्या करना है, स्ट्रोब को एक्टिवेट करा। तो यहाँ पे अपना डेटा डाल दिया, सीपीयू ने डेटा डाला बस के ऊपर, तो थोड़े टाइम के बाद स्ट्रोब एक्टिवेट करा सीपीयू ने, जो कि आपको बताएगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपकी एक्चुअल ट्रांसफर चलेगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। द मूवमेंट इट फेसेस द फॉलिंग एज, तो सोर्स क्या करेगा, स्ट्रोब सिग्नल को डीएक्टिवेट कर देगा। ठीक है, सोर्स क्या करेगा, स्ट्रोब सिग्नल को डीएक्टिवेट कर देगा। द मूवमेंट द सिग्नल गेट्स डीएक्टिवेटेड, तो आपका जो डेटा है बस के ऊपर वो इनवैलिड डेटा माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि स्ट्रोब ने बताना है ना कि आपकी मूवमेंट कब शुरू होगी डेटा की। तो जब आपका स्ट्रोब ही डीएक्टिवेट हो गया तो आपको किसने बताना है कि डेटा वैलिड है कि इनवैलिड है? समझ आया? ठीक है, सो दिस थिंग इज कॉल्ड सोर्स इनिशिएटेड। व्हाई इट इज कॉल्ड सोर्स इनिशिएटेड? बिकॉज सोर्स जो है आपका सीपीयू है और ये आपकी ट्रांसफर को शुरू कर रहा है। दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब। अब क्लियर है बेटा? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। Yes, नेक्स्ट sir. नेक्स्ट जो है आपका है डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड का मतलब क्या होता है, जब डेस्टिनेशन ने इनिशिएशन करी है। ठीक है, तो अब की दफा क्या होगा, अब डेस्टिनेशन जो है वो डेटा ट्रांसफर को इनिशिएट करेगी। कौन शुरू करेगा? डेस्टिनेशन। तो हमारा जो एरो था, ये डायग्राम के अंदर एरो गलत है, आपका एक्चुअल एरो अब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नाउ ये आपका सीपीयू है और ये आपकी मेमोरी है। दिस थिंग इज कॉल्ड मेमोरी रीड ऑपरेशन। पहला ऑपरेशन था मेमोरी राइट, अब हम करने जा रहे हैं मेमोरी रीड। तो सबसे पहले सीपीयू क्या करेगा, ये सेंड करेगा सिग्नल कि मेरे को डेटा चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना। फर्स्ट ऑफ ऑल सीपीयू विल सेंड द सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रोब दैट इट नीड्स द डेटा। तो जोन सा सीपीयू ने डेटा की रिक्वेस्ट करी होगी, उसने स्ट्रोब के थ्रू डेटा की रिक्वेस्ट भेजी। सोर्स जो कि मेमोरी था, मेमोरी को डेटा की रिक्वेस्ट मिली, उसने वो डिजायर्ड वर्ड, वो वाला वर्ड जो कि सीपीयू का चाहिए था, उसने डेटा बस के ऊपर डाल दिया। तो उसने जब डेटा बस के ऊपर वो वाला वर्ड डाला, वो वाला वर्ड डेस्टिनेशन के ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो जब इसको वो वाला वर्ड मिला, स्ट्रोब को क्या कर दिया, उसने डिसेबल कर दिया। ठीक है, जब ये डिसेबल हो गया, उसने दोबारा फिर नए डेटा की रिक्वेस्ट करी, उसने फिर नया डेटा डाला। जब इसके पास वो डेटा मिल गया, उसने फिर स्ट्रोब को डीएक्टिवेट कर दिया। तो दिस थिंग इज कॉल्ड डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब। ये क्लियर है बेटा? दोनों में फर्क पता चला? अब इसकी भी आपके पास टाइमिंग डायग्राम है। तो सबसे पहले जो नीचे वाली डायग्राम है स्ट्रोब, वो पहले एक्टिवेट हुआ है सिग्नल, इसलिए वो मैंने पहले बनाई हुई है। ठीक है, तो ये काम कैसे चलता है, ये आपका स्ट्रोब है और ये आपका डेटा बस के ऊपर डेटा है। ठीक है, तो ये आपका पहले एक्टिवेट हुआ है, क्योंकि जो आपकी डेस्टिनेशन है सीपीयू, सीपीयू ने अब इनिशिएट करा है, तो उसने पहले बताया था कि मेरे को डेटा चाहिए। द मूवमेंट मेमोरी को रिक्वेस्ट मिली, उसने डेटा डाल दिया। डेटा डालने के बाद थोड़ी देर के बाद जब डेटा सेटल डाउन हो गया और डेटा उसको मिल गया, डेस्टिनेशन को डेटा मिल गया, तो उसने क्या कर दिया, स्ट्रोब को डीएक्टिवेट कर दिया। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्लियर है कि नहीं है? कोई डाउट है तो पूछिए। सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब, दोनों में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। आगे चलें या दोबारा करवाऊं?
हेलो, चलिए नहीं रिस्पॉन्ड करना है आपको तो आपकी मर्जी। सो नेक्स्ट डायग्राम इज फॉर, सो पहले देखते हैं कि डिसएडवांटेज क्या थी स्ट्रोब की। तो यहां पे जो आपका स्ट्रोब है, डिसएडवांटेज ऑफ स्ट्रोब मेथड इज दैट कि जो आपका सोर्स यूनिट है, जिसने के इन केस ऑफ सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब, सोर्स इनिशिएटेड स्ट्रोब के केस के अंदर जो आपका सोर्स है जिसने ट्रांसफर शुरू करी थी, उसको ये नहीं पता चल पाता कि डेस्टिनेशन को वो डेटा मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, सोर्स इनिशिएटेड, जब सीपीयू ने डेटा सेंड करा था, ये सीपीयू ने डेटा सेंड करा मेमोरी को, तो सीपीयू को ये नहीं पता चला किसी तरीके से कि मेमोरी को डाटा मिला है कि नहीं मिला है। ठीक है, ये इसकी लिमिटेशन है। दूसरी बात, जब वो डेस्टिनेशन इनिशिएटेड आईओ कर रहा था, डेस्टिनेशन इनिशिएटेड स्ट्रोब कर रहा था, ठीक है, तो यहां पे आपका सीपीयू था और यहां पे आपका मेमोरी थी। तो जब इसने डेटा की रिक्वेस्ट भेजी थी थ्रू स्ट्रोब, सीपीयू को, सीपीयू ने जब डेटा की रिक्वेस्ट भेजी थी थ्रू स्ट्रोब, तो मेमोरी ने यहाँ पे डेटा डाला है कि नहीं डाला है, इसको ये नहीं पता चल पाता था। तो ये दो लिमिटेशंस थी जो हमने एलिमिनेट करी हैं अपने नेक्स्ट मेथड के अंदर, जिसको बोला जाता है हैंडशेक मेथड। सो हैंडशेक मेथड सोल्व्स दिस प्रॉब्लम by introducing a second signal that provides a reply to the unit that initiates the transfer। ठीक है, तो अगर आपका सीपीयू डेटा ट्रांसफर इनिशिएट कर रहा है तो वो उसको पता चल जाएगा कि डेटा मिला है कि नहीं मिला है। सिमिलरली डेस्टिनेशन के केस के अंदर अगर सीपीयू ने डेटा यहाँ से इनिशिएट करा है तो उसको ये पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मेमोरी ने डेटा डाला है कि नहीं डाला है। ये मेथड का नाम है हैंडशेक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको 10 मिनट की ब्रेक दूंगा। 10 मिनट की ब्रेक के बाद हम लोग शुरू करेंगे हैंडशेक। ठीक है, so next method is handshake method. So basically this is an agreement between two independent units, right? So handshake method will let you know about the acceptance of data, whether the source has actually put the data or whether the destination has actually received the data unit or not. That method is called handshake method, और इस मेथड को टू वायर मेथड भी बोला जाता है। टू वायर मेथड बिकॉज इसके अंदर दो लाइंस यूज करी जाती हैं, वेयर एज इन केस ऑफ स्ट्रोब वी हैव यूज्ड ओनली वन लाइन फॉर डेटा बस, and for handshaking we are going to use two lines. So let's see the diagram. So first of all, the source unit data bus, first of all we have a source unit S, and then we have a D destination, and we have two lines. The first line is for data bus data valid. Here you have data bus, here you have data valid, and the third line says that data accepted. So first of all क्या होगा कि सोर्स ने डेटा डाला किसके ऊपर, डेटा बस के ऊपर। ठीक है, डेटा डालने के बाद सोर्स यूनिट क्या करेगा, डेटा वैलिड लाइन को एक्टिवेट करेगा, अनेबल करेगा। थोड़ी देर के बाद सोर्स ने जब डेटा डाल दिया डेटा बस के ऊपर, वो थोड़ी देर के बाद क्या करेगा, डेटा वैलिड लाइन को अनेबल कर देगा। ठीक है,
or just the moment the destination unit receives the data, the moment destination unit receives the data from the source, it will activate the data accepted line. ठीक है, क्लियर है? तो वो क्या करेगा, द मूवमेंट द डेस्टिनेशन यूनिट रिसीव्स द डेटा पैकेट, वो क्या करेगा, डेटा एक्सेप्टेड वाली लाइन को एक्टिवेट कर देगा और सोर्स को ये पता चल जाता है कि डेस्टिनेशन यूनिट को डेटा मिल चुका है, जो मैंने डेटा सेंड करा था, जो मैंने डेटा बस के ऊपर डाला था। ठीक है, अब उसके बाद वो क्या कर देता है, वो इसको कर देता है डिसेबल। जब उसको डेटा एक्सेप्टेड की रिक्वेस्ट आ जाती है सोर्स को, तो वो क्या कर देता है, डेटा वैलिड को डिसेबल कर देता है और इसका जो डेटा है वो इनवैलिडेट हो जाता है। वो डेटा एक्सेप्टेड लाइन कौन सी पोजीशन में चली जाती है, डिसेबल पोजीशन में चली जाती है। तो ये है आपकी एक सिंपल सी ट्रांसफर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्स यूनिट क्या करता है, ये सीक्वेंस देख लीजिए। इट प्लेसेस द डेटा ऑनटू द बस, इट अनेबल्स द डेटा वैलिड। ठीक है, डेस्टिनेशन यूनिट क्या करती है, इट एक्सेप्ट्स द डेटा फ्रॉम द बस एंड अनेबल डेटा एक्सेप्टेड। अगेन फिर सोर्स की टर्न आई, उसने क्या करा, उसने करा डिसेबल डेटा वैलिड एंड इनवैलिडेट डेटा ऑनटू द बस। उसके बाद फिर लास्ट डेस्टिनेशन की टर्न आई, उसने क्या कर दिया, डिसेबल कर दिया डेटा एक्सेप्टेड को। जब वो इसको डिसेबल कर देगा, देन ही इज रेडी फॉर न्यू डेटा, रेडी फॉर न्यू डेटा। तब दोबारा से फिर जो सोर्स है वो अगला डेटा पैकेट डालेगा। ठीक है, और इसको फिर से वो क्या कर देगा, अनेबल कर देगा, ई कर देगा। क्लियर है स्टूडेंट? सो दिस इज अबाउट योर सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेक। समझ आया इसको हैंडशेक क्यों बोला जाता है? कोई बता सकता है आप में से? दिस मेथड इज कॉल्ड सोर्स इनिशिएटेड हैंडशेक। एनीवन फ्रॉम यू पीपल? हेलो, हेलो बेटा, बताओगे, आंसर करोगे मेरे को? सर हेलो हाँ बोलिए। सर, इसमें बाद में एक्नॉलेजमेंट भी मिलती है, डाटा रिसीव हो गया उसकी। वेरी गुड बेटा, शाबाश। क्या नाम है आपका? सर गुरसिमरन जी। शाबाश गुरसिमरन। और कोई बताएगा व्हाई दिस इज कॉल्ड सोर्स इनिशिएटेड? हाँ जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास? बेटा सुन लीजिए, दोबारा से बता रहा हूँ जिनको समझ में नहीं आया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है यहाँ पे, source unit will place the data onto the data bus. After some time, it enables the data valid line. It enables the data valid line, right? After the data has been reached to destination level, destination device, it will enable the data accepted. It will enable this line, right? The moment the data accepted line is enabled, तो सोर्स को ये पता चल जाता है कि डेस्टिनेशन को सक्सेसफुली डेटा मिल चुका है। उसके बाद वो क्या करता है, ये वाली जो लाइन होती है उसको क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है। तो जब वो इसको डिसेबल करेगा, इसका मतलब है कि जब अब ये वाला जो डेटा इसके ऊपर है वो इनवैलिड हो गया, उसका कोई लेना देना नहीं है, वो इनवैलिड डेटा है आपका, जो आपका बस के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, तो थोड़ी देर के बाद जो डेस्टिनेशन यूनिट है वो इसको भी क्या कर देता है, डिसेबल कर देता है, सो दैट कि जो सोर्स है वो नया यूनिट डाल सके बस के ऊपर। ठीक है, so that is why this is called source initiated handshake. तो इसका जो सेकंड मेथड है, which is called destination initiated handshake. The second method is called destination initiated handshake.
उसकी डायग्राम मैं दिखाता हूं आपको, लीजिए। So here you have the source unit. Here you have the source unit. Again, the destination unit. Again, we have 3 lines. 2 lines are acting as a data bus and data valid, and third line is used for, this time it is used for ready for data. Ready for data. So this is your data bus and this is your data valid line. So this time this is used for destination initiated. इसका मतलब क्या है कि डेस्टिनेशन हैंडशेक प्रोसीजर को इनिशिएट करेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस यूनिट विल सेंड enable the ready for data. So this will be enabled first. Ready for data will be sent to the source unit. The moment the source unit receives the ready for data signal from the destination, it places the data. It will place the data onto the data bus and it enables the data valid signal. It enables the data valid signal. After some time, when the data has been reached to the destination unit, it will deactivate. It will disable the ready for data so that the source unit will also make its data valid signal to disable mode. And all the data onto the data bus, it will be invalidate. Right? Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. ठीक है. उसके बाद ये डिसेबल हो गया. उसके बाद फिर से दोबारा जब डेस्टिनेशन में नया यूनिट करना है, नया डेटा यूनिट सेंड करना है, तो दोबारा से वो इसको क्या कर देगा, अनेबल कर देगा. ठीक है. तो इसने क्या करा, फिर से नया पैकेट की रिक्वेस्ट सेंड करी सोर्स यूनिट को. इसने नया पैकेट डाला, इसके ऊपर नया डेटा डाला और इसको दोबारा से फिर क्या कर दिया, एक्टिवेट कर दिया, अनेबल कर दिया. ई इज फॉर अनेबल. आप कुछ भी यूज कर सकते हो. अनेबल हो गया, एक्टिवेट हो गया. ठीक है. क्लियर है बेटा ये डायग्राम? तो इसकी टाइमिंग डायग्राम देखिए. तो सबसे पहले हमारे पास क्या हो रहा है, रेडी फॉर डेटा आया सबसे पहले, उसके बाद डेटा बस के ऊपर डेटा डाला और थोड़े टाइम के बाद वो डेटा स्टेबल पोजीशन के अंदर पहुंच गया. दैट इज व्हाई मैंने 3 नंबर जो है वो डेटा वैलिड को दिया हुआ है. और ये काम कैसे करेगा, नीचे वाली जो डायग्राम आपको दिख रही है. तो स्टार्ट में क्या हो रहा है, डेस्टिनेशन यूनिट रेडी टू एक्सेप्ट डेटा, अनेबल रेडी फॉर डेटा. एम आई क्लियर? डेस्टिनेशन यूनिट क्या कर रहा है, रेडी टू एक्सेप्ट डेटा, अनेबल रेडी फॉर डेटा. ठीक है. ये वाला यूनिट ने करा सबसे पहले. उसके बाद किसकी टर्न आई, सोर्स की टर्न आई. तो इसने क्या करा, प्लेस डेटा ऑन दी बस एंड अनेबल डेटा वैलिड. इसने क्या कर दिया, डेटा को डेटा बस के ऊपर डाल दिया और इसको क्या कर दिया, अनेबल कर दिया. उसके बाद फिर तीसरे नंबर पे डेस्टिनेशन यूनिट की टर्न आई. इसने क्या कर दिया, एक्सेप्ट दी डेटा फ्रॉम दी बस एंड डिसेबल. जब ये डेटा एक्सेप्ट कर लेगा ना, जब ये डेस्टिनेशन यूनिट यहाँ से डेटा एक्सेप्ट कर देगा, तो ये इसको क्या कर देगा, डी कर देगा. इसका मतलब है कि डेटा एक्सेप्ट हो चुका है एंड अभी तक नया डेटा नहीं आएगा जितनी देर तक ये दोबारा ई के अंदर चेंज नहीं हो जाता. क्लियर है? अब फिर उसके बाद जब इसने डेटा एक्सेप्ट कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया. इसका मतलब क्या हुआ कि इसको पता चल गया कि डेस्टिनेशन यूनिट को डेटा मिल चुका है. तो ये क्या करेगा, इसने अपना डेटा वैलिड को डिसेबल कर दिया और यहाँ पे जो डेटा था वो इनवैलिडेट हो गया. समझ आ गया? सो दिस इज अ फ्लो फॉर डेस्टिनेशन इनिशिएटेड हैंडशेक. बेटा दोनों में कोई भी डाउट है तो मेरे से पूछ लीजिए. कोई कॉन्सेप्ट रिपीट करना है तो बता दो मेरे को. क्लियर है? आगे चलें. यस सर. मैं फिर से आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ. सबसे पहले मैंने आपको पढ़ाया है डेटा ट्रांसफर.
ठीक है, डेटा ट्रांसफर के अंदर हमने दो चीजें पढ़ी हैं, एक पढ़ी है सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर और दूसरी पढ़ी है असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर। ठीक है, हमारा मेन इसके ऊपर फोकस है, असिंक्रोनस डेटा ट्रांसफर के ऊपर। इसके अंदर मैंने आपको फिर से दो चीजें बताई थी, एक बताया था स्ट्रोब, स्ट्रोब जो था आपको क्या बताया था टाइम, किस टाइम के ऊपर आपकी डेटा ट्रांसफर अक्सर होगी। सेकंड मैंने आपको बताया है हैंडशेक, हैंडशेक आपको बताता है एक्नॉलेजमेंट का कॉन्सेप्ट, एसीके का कॉन्सेप्ट बताता है कि कब रिसीवर को डेटा मिला है कि नहीं मिला है। अगेन उसके बाद ये फर्दर दो कैटेगरीज के थे, सोर्स इनिशिएटेड और सिमिलरली हैंडशेक के भी दो कैटेगरीज थी, एक थी सोर्स और दूसरी थी डेस्टिनेशन। ठीक है, इस केस के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताई थी सीपीयू से मेमोरी, दिस थिंग इज कॉल्ड राइट ऑपरेशन, मेमोरी राइट। इस केस के अंदर मैंने आपको एग्जांपल बताई थी सीपीयू टू मेमोरी, मेमोरी का रीड हो रहा है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रीड ऑपरेशन। एम आई क्लियर बेटा? ये क्लियर है सारी डायग्राम्स आपको? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको। यस सर, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, अगेन पोल का टाइम हो गया, एक और पोल करते हैं। सो पोल नंबर 3, चलिए आंसर कीजिए। यू हैव 3 minutes टू आंसर द पोल क्वेश्चंस।
तो फर्स्ट क्वेश्चन था विच ट्रांसफर डील्स विद टाइम, सो द आंसर इज स्ट्रोब मेथड, राइट। तो स्ट्रोब मेथड जो है ब्लैक बोर्ड पे लिखा भी हुआ जो टाइम के साथ डील करता है, इवन दो सम स्टूडेंट्स हैव आंसर्ड इट रोंगली। हमारे पास टोटल 13 बच्चे हैं जिन्होंने रोंग आंसर करा हुआ है, ठीक है। तो सेकंड है विच ट्रांसफर डील्स इन एक्नॉलेजमेंट, इसका जो आंसर है वो है हैंडशेक। तो हैंडशेक मेथड है जो हमें एक्नॉलेजमेंट एक्सेप्टेंस के बारे में बताता है। तो रिजल्ट दिखा रहा हूं आपको, रिजल्ट देख लीजिए। सो एक और छोटा सा पोल है एक क्वेश्चन का, वो भी अटेम्प्ट कीजिए आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना उसके बाद आंसर करना। हरी अप, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी आंसर कीजिए। मैं पोल एंड कर रहा हूं, 10 सेकंड्स के अंदर अंदर फटाफट आंसर कर दो जिन्होंने नहीं करा है। सो विच यूनिट एक्ट एज अ सोर्स ड्यूरिंग द राइट ऑपरेशन। तो राइट ऑपरेशन के अंदर जो आपका सोर्स होता है वो सीपीयू है। सीपीयू होता है यूनिट जो डेटा को राइट करता है मेमोरी के ऊपर, ठीक है। तो इसका आंसर जो था वो ए आंसर आना था, ए इज अ करेक्ट ऑप्शन। So next topic is modes of transfer. Next topic is modes of transfer. So we have 4 different categories of modes of transfer. Modes of transfer का मतलब क्या होता है कि बेसिकली आपका जो डेटा है वो कैसे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। बेसिकली हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं मोड्स के केसेस के अंदर। आपके पास है पेरिफेरल, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, आपका मेमोरी यूनिट है। पेरिफेरल्स मींस के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इधर है आपकी मेमोरी, और बीच में होता है सीपीयू। अब कुछ डेटा ट्रांसफर्स के अंदर आपका जो पेरिफेरल्स रिक्वेस्ट भेजते हैं सीपीयू को, और सीपीयू भेजता है मेमोरी को, मींस के सीपीयू अपना रोल प्ले करता है, ठीक है। और कुछ ट्रांसफर्स होती हैं वो डायरेक्टली हो जाती हैं फ्रॉम पेरिफेरल्स टू मेमोरी। उसके अंदर सीपीयू सिर्फ इनिशियल कमांड देता है और उसमें से बाद में निकल जाता है। तो इसके ऊपर हमारी डिस्कशन रहेगी, समझ आ गया, ठीक है। तो हमारे पास प्रिसाइजली 4 मोड्स ऑफ ट्रांसफर है, 4 डिफरेंट ऑफ मोड, 4 डिफरेंट। हाँ जी बताइए, पूछना है बेटा कुछ।
सो फिर से बता रहा हूँ, ये मोड्स ऑफ ट्रांसफर के अंदर हमने क्या देखना है कि डेटा ट्रांसफर आपका कहाँ से कहाँ तक होना है। तो हमारे पास तीन कंपोनेंट्स होते हैं, पेरिफेरल्स, सीपीयू और मेमोरी। कुछ ट्रांसफर्स के अंदर आपका सीपीयू जो है इट प्लेज एन एफिशिएंट रोल। पेरिफेरल रिक्वेस्ट करता है सीपीयू को, सीपीयू रिक्वेस्ट करता है मेमोरी को, या फिर सीपीयू जो है कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग करता रहता है पेरिफेरल्स की, और वो बाद में इंटरेक्ट करता है किसके साथ, मेमोरी के साथ। मीन्स के सीपीयू की इन्वॉल्वमेंट रहती है। और कुछ मोड्स के अंदर जो है सीपीयू शुरू से कमांड देने के बाद रास्ते से हट जाता है और पेरिफेरल और मेमोरी डायरेक्ट जो है कम्युनिकेशन करने लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। Programmed input output. Second category is called interrupt initiated input output. Third one, which is very famous and very important, direct memory access, DMA. Very important in 10 marks, DMA. And last but not the least, IOP, input output processor. Input output processor. पहले की बात करेंगे प्रोग्राम्ड आईओ के अंदर। प्रोग्राम्ड आईओ के अंदर क्या होता है, हमारे पहली बात कि प्रोग्राम या फिर इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में काम होता है। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे जो आपका सीपीयू है वो कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है, कंटिन्यूसली मॉनिटर करेगा इनपुट स्लैश आउटपुट डिवाइसेस को। तो उससे क्या होता है, सीपीयू का टाइम वेस्ट होता रहता है। ठीक है, उतनी देर तक सीपीयू अपना और कोई काम नहीं कर सकता है। क्लियर है, इसको क्या बोला जाता है, प्रोग्राम्ड आईओ। शुरू से फिर बता रहा हूं कि आपके प्रोग्राम्स लिखे होते हैं, प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट के अंदर क्या होता है, प्रोग्राम्स की फॉर्म में चलता है सारा कुछ। सीपीयू की कंटिन्यूसली इनपुट आउटपुट डिवाइस को चेक करता रहता है, इन्वॉल्वमेंट अभी थोड़ी देर में आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। और लास्ट जो है वो सीपीयू का टाइम वेस्ट होता रहता है। ठीक है, सो प्रोग्राम्ड आईओ क्या चीज है, these are the result of IO instructions written in the computer program. Each data item transfer is initiated by an instruction in the program. तो प्रोग्राम के अंदर जोन सी भी इंस्ट्रक्शन लिखी होगी उसके थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर शुरू होगा। ठीक है, सो द ट्रांसफर इज टू एंड फ्रॉम अ सीपीयू रजिस्टर एंड द पेरिफेरल। ठीक है, सीपीयू रजिस्टर एंड आपकी जो ट्रांसफर है वो होनी है सीपीयू रजिस्टर्स एंड पेरिफेरल्स। ठीक है जी, सो अदर इंस्ट्रक्शंस आर नीडेड टू ट्रांसफर द डेटा टू एंड फ्रॉम सीपीयू एंड मेमोरी। ठीक है, सो ट्रांसफरिंग द डेटा अंडर द प्रोग्राम कंट्रोल रिक्वायर्स कांस्टेंट मॉनिटरिंग ऑफ पेरिफेरल बाय द सीपीयू। ये आपको बताया मैंने कि सीपीयू की कांस्टेंटली मॉनिटरिंग करता रहता है आईओ की। So once the data transfer is initiated, the CPU is required to monitor the interface to see when a transfer can again be made. ठीक है, तो इस केस के अंदर आपकी जो है वो क्या है, टाइम वेस्टेज है। ठीक है, इसी को हमने एलिमिनेट करके दूसरा मेथड यूज करा है जिसको बोला जाता है इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। उस दूसरे मेथड का नाम क्या है, इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। अब इस केस के अंदर क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग नहीं करता है, कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर नहीं करता है इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को। तो जब भी इनपुट आउटपुट डिवाइस को सीपीयू की जरूरत होती है वो उसको इंटरप्ट भेजेंगे। इट विल सेंड दी इंटरप्ट टू दी सीपीयू डिवाइस व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, राइट? दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड इंटरप्ट इनिशिएटेड आईओ। क्लियर है बेटा? थर्ड मेथड जिसको क्या बोला जाता है, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। डीएमए के अंदर क्या होता है, पेरिफेरल्स जो है वो
मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करती हैं, बट आफ्टर द सीपीयू हैज गिवन द स्टार्टिंग एड्रेस नंबर 1, after the CPU has given the starting address, number 2, number of words to be transferred, कितना डेटा आपने ट्रांसफर करना है ये सीपीयू बता देगा। उसके बाद पेरिफेरल और मेमोरी आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं, दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, डीएमए। ठीक है, तो ये मैं सभी आपको एक एक करके डेप्थ में समझाऊंगा। क्लियर है? सिमिलरली जो आपका आईओप है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसर के अंदर भी पेरिफेरल्स और मेमोरी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, बट विद द हेल्प ऑफ आईओप प्रोसेसर। ये चारों में फर्क पता चला? डिस्कशन अभी हम थोड़ी देर में शुरू करते हैं एक एक करके सबकी, लेकिन ओवरव्यू पता चल गया सबका? यस और नो? यस सर। चलिए Yes, sir. पहला स्टार्ट करने जा रहा हूं आपको, फर्स्ट मोड ऑफ ट्रांसफर विच इज कॉल्ड प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट। तो आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर एक डायग्राम और एक फ्लो चार्ट दिख रहा है सबको? यस सर। इसकी एग्जांपल के अंदर सबसे पहले मैं ये डायग्राम आपको ब्लैक बोर्ड पे भी बता दूं। तो सबसे पहले क्या है मेरे पास, ये है आईओ डिवाइस। This is your input output device. This is your interface. ठीक है, इंटरफेस के अंदर मेरे पास है डेटा रजिस्टर, DR स्टैंड फॉर डेटा रजिस्टर। यहाँ पे है फ्लैग, स्टेटस फ्लैग F. So here we have IO bus data valid. IO bus data valid, यहाँ पे है मेरे पास डेटा एक्सेप्टेड। ठीक है, दिस इज योर इंटरफेस। ठीक है, here we have a CPU, here we have a CPU, data bus, address bus, data bus, address bus, IO read, IO write, इनपुट आउटपुट रीड, इनपुट आउटपुट राइट। ठीक है, ये डायग्राम अब ध्यान से समझना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इनपुट आउटपुट डिवाइस के अंदर जोन सा भी डेटा उसने राइट करना है या डेटा को रीड करना है, तो वो वाला डेटा जो है अगर इसके पास अवेलेबल है, वो डेटा इसने डाला किसके ऊपर? आईओ बस के ऊपर। ठीक है, और इसने अपना क्या अनेबल कर दिया? डेटा वैलिड को अनेबल कर दिया। Am I clear? So first of all, input output device will places the data onto the bus and it will enable the data valid line. After that, the data has been received by the DR, data register. DR stands for data register. It will, interface will enable the data accepted and the value of F is equals to 1. ये समझ आ गया? तो जब इंटरफेस ने डेटा रजिस्टर के अंदर यहां से डेटा डाल लिया, उसने डेटा एक्सेप्टेड को अनेबल कर दिया और F की वैल्यू को क्या कर दिया? 1 सेट कर दिया। क्लियर है? आफ्टर दैट CPU checks the status flag with the help of program. That is why this is called programmed input output. Why this is called programmed input output? CPU checks the flag with the help of one program which is written in the computer, right? If the value of F is equals to 1, the data from the data register, it will transfer onto the data bus and from data bus to CPU, and at the same moment the data IO read signal will be activated, right? After the entire data has been transferred to the CPU, it has been read by the CPU, the value of F is changes to 0.
राइट। एंड ये आपका डी हो गया, मीन्स का डिसेबल हो गया। तो जितनी देर तक ये डिसेबल रहेगा उतनी देर तक इनपुट आउटपुट डिवाइस नया डेटा इसके ऊपर नहीं भेज सकती है। इनपुट आउटपुट डिवाइस विल नॉट क्लियर है स्टूडेंट्स? सो उसके बाद Yes, क्या sir. होता है, यहाँ पे आपका जो f है उसकी वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब है यहाँ से डेटा वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो चुका है। तो उसने उसको क्या कर दिया, ये डिसेबल था, उसने क्या करा, इंटरफेस ने, इनपुट आउटपुट डिवाइस ने इसको क्या कर दिया, इसको डिसेबल कर दिया। ठीक है। एंड इंटरफेस ने क्या करा, इसको अनेबल कर दिया, सो दैट कि वो नया डेटा यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस से फेच कर सकें। एम आई क्लियर? दोबारा से फिर सुन लो। सबसे पहले क्या होता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास जो डेटा होता है वो डेटा प्लेस करता है आईओ बस के ऊपर। ठीक है। और उसने डेटा वैलिड सिग्नल को अनेबल कर दिया। सबसे पहले डेटा डाला इसके ऊपर और डेटा वैलिड लाइन को अनेबल कर दिया। द मूवमेंट द डेटा हैज बीन रिसीव्ड बाय द इंटरफेस, तो यहाँ पे डेटा रजिस्टर के अंदर वो वाला डेटा आ गया, यहाँ से डेटा आ गया इसके अंदर, और एफ की वैल्यू क्या हो गई आपके पास, 1 हो गई। और यहाँ पे डेटा एक्सेप्टेड वाला ई जो है वो क्या हो गया, अनेबल हो गया। तो ये यहाँ पे वो अनेबल हो गया। एट द सेम टाइम आईओ डिवाइस ने क्या कर दिया, डेटा वैलिड को डिसेबल कर दिया, सो दैट कि उतनी देर तक वो कोई नया पैकेट को रीड ना कर सके। ठीक है। नाउ द टाइम फॉर सीपीयू, सीपीयू क्या करता है, एफ की वैल्यू रीड करता है। उसने देखा कि एफ की वैल्यू क्या है, 1। ये करता है विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम रिटन इन दी कंप्यूटर। तो जब भी उसको एफ की वैल्यू 1 मिली, उसने डेटा रजिस्टर है थ्रू डेटा बस डेटा रीड कर लिया बाय अनेबलिंग दी इनपुट आउटपुट रीड को अनेबल कर दिया। ठीक है। तो जब वो सारा डेटा रीड कर लेता है, एफ की वैल्यू क्या हो जाती है, एफ की वैल्यू दोबारा से 0 हो गई, और ये भी क्या हो जाता है, डिसेबल हो जाता है। डी का मतलब है कि नाउ इट इज रेडी फॉर न्यू डेटा एक्सेप्टेंस। ठीक है। तो ये जो है आपका प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट है जो ऐसे काम करता है। क्लियर है? अब इसका फ्लो चार्ट देख लीजिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चेक करा जाता है, रीड द स्टेटस रजिस्टर, सो चेक द फ्लैग वैल्यू, इफ इट इज इक्वल्स टू 0 तो वो दोबारा से उसको चेक करता रहेगा। अगर जितनी देर तक इसकी वैल्यू है 0, उसने कुछ नहीं करना। सीपीयू ने क्या करना है, तो सीपीयू क्या करना, मैंने आपको बताया था ना कि प्रोग्राम्ड आईओ के अंदर क्या होता है, सीपीयू कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर्स दी इंटरफेस। तो सीपीयू ने क्या चेक करा, एफ की वैल्यू चेक करी। तो जितनी देर तक एफ की वैल्यू 0 है उसको वेट करनी पड़ेगी, वेट करनी पड़ेगी, वेट करनी पड़ेगी। द मूवमेंट एफ की वैल्यू 1 हो गई, सीपीयू ने इंटरफेस के डेटा रजिस्टर से डेटा ट्रांसफर कर लिया अपने आपके अंदर। उसके बाद फिर डेटा ट्रांसफर होने के बाद एफ की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। सीपीयू फिर चेक करेगा स्टेटस रजिस्टर की वैल्यू, फिर वो वैल्यू 0 है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, किसका, सीपीयू का। क्यों? क्योंकि वो बार बार सीपीयू जो है एफ को मॉनिटर कर रहा है, कभी 1 के लिए कभी 0 के लिए। ठीक है। तो फ्लो चार्ट के अंदर देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द स्टेटस रजिस्टर, चेक द फ्लैग बिट, इफ इट इज 0 वो अगेन दोबारा से वैल्यू चेक करेगा स्टेटस रजिस्टर की, जितनी देर तक वो 1 नहीं हो जाती। द मूवमेंट इट इज सेट टू 1, उसके बाद वो क्या करेगा, डेटा रजिस्टर को रीड करेगा और ट्रांसफर डेटा टू, ठीक है, ट्रांसफर डेटा टू मेमोरी। अगर तो ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है तो वो अगला यूनिट रीड करेगा डेटा का, अगर नहीं हुआ है तो वो उधर ही रहेगा। सो दिस इज अबाउट योर एग्जांपल ऑफ
programmed input slash output. Am I clear? Yes, sir. बेटा क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट है हमारा इंटरप्ट इनिशिएटेड आयो। तो इंटरप्ट इनिशिएटेड आयो के केस के अंदर क्या मैंने आपको बताया, इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है। ठीक है, सो प्रायोरिटी इंटरप्ट का मतलब क्या है कि इंटरप्ट का प्रोसीजर मैंने आपको बताया था कि जैसे मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, तो अगर कोई आ जाता है मेरे को डिस्टर्ब करने के लिए, तो मैं आपको पढ़ाना वहीं पे रोक दूंगा और उसकी बात पहले सुनूंगा। सो दिस थिंग इज कॉल्ड इंटरप्ट। अब प्रायोरिटी इंटरप्ट क्या होता है? व्हेन एवर यू हैव अ नंबर ऑफ डिवाइसेस अलोंग विद यू, आपके पास एक से ज्यादा डिवाइसेस हैं, तो प्रायोरिटी इंटरप्ट करता क्या है? उन डिवाइसेस में से जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको सीपीयू देगा। समझ आया? प्रायोरिटी इंटरप्ट, प्रायोरिटी का मतलब होता है कि पहले सीपीयू किसको हैंडओवर करना है आपको। आई हैव 1 2 3 4 डिवाइसेस, ये आपका सीपीयू है। अब इसकी प्रायोरिटी नंबर 1 पे है, इसकी 2 पे है, इसकी 3 पे है, इसकी 4। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी उसको सीपीयू हैंडल करना है। समझ आ गया? So priority interrupt, it identify the source of interrupt when several sources will request service simultaneously. So it determines which condition is to be serviced first when two or more requests arrive simultaneously. So इसकी categories हैं software priority interrupt और hardware priority interrupt. तो सॉफ्टवेयर के अंदर आ जाता है पोलिंग और हार्डवेयर के अंदर आ जाता है डेजी चेनिंग और पैरेलल प्रायोरिटी। ठीक है, तो हमने सिर्फ डेजी चेनिंग पढ़ना है, पैरेलल प्रायोरिटी इज नॉट मेंशन्ड इन योर सिलेबस, राइट? सो ये देखिए, पहले पोलिंग क्या होती है। पोलिंग का कॉन्सेप्ट है इट आइडेंटिफाई द हाईएस्ट प्रायोरिटी सोर्स बाय सॉफ्टवेयर मींस। So with the help of softwares, we identify the pole. ठीक है, so one common branch address is used for all the interrupts. Program polls the interrupt sources in sequence. So the highest priority source is tested first. ठीक है, तो सेकंड जो है वो डेजी चेनिंग है, जिसका कि हार्डवेयर आपको दिख रहा है। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना। डेजी चेनिंग के अंदर क्या होता है कि जो आपकी डिवाइसेस होती हैं उनको हम सीरियल ऑर्डर के अंदर लगाते हैं। सपोज यू हैव 4 डिवाइसेस, ऑल द 4 डिवाइसेस आर अरेंज्ड इन serial order and the device which is having highest priority, it will be placed at the first position. जिस डिवाइस की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो डिवाइस पहले नंबर पे लगी हुई होगी। ठीक है, सो PI स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटी इन, PO स्टैंड्स फॉर प्रायोरिटी आउट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास है CPU। तो सबसे पहले क्या होगा, इंटरप्ट एक्नॉलेज। जोन सी डिवाइस ने, मैं पहले ये वाली डायग्राम बोर्ड की जगह आपको बना करना फिर समझाता हूँ। तो यहाँ पे आपके पास लेट सपोज 3 डिवाइसेस हैं, PI PO PI PO PI एंड PO। यहाँ पे आपका है जो वेक्टर एड्रेस के साथ कनेक्टेड है। So here you have a CPU, ये है आपका CPU के साथ, ये है आपका इंटरप्ट एक्नॉलेज और ये है आपका इंटरप्ट जो कि डिवाइस से आ रहे हैं। सो सबसे पहले क्या होता है, ये आपका वेक्टर एड्रेस है, वेक्टर ब्रांच एड्रेस इसको बोला जाता है। सपोज कीजिए मैंने आपको बोला है कि डेजी चेनिंग के अंदर क्या होता है, वो वाली डिवाइस सबसे पहले नंबर पे ऊपर होती है जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है। ठीक है, और लेट सपोज ये वाली डिवाइस ने सीपीयू को इंटरप्ट भेजा है, तो इसने INT स्टैंड फॉर इंटरप्ट सिग्नल। ठीक है, तो इसने इंटरप्ट सेंड करा सीपीयू को
सीपीयू ने एक्नॉलेज करा, एक्नॉलेज करने के बाद PI इज इक्वल्स टू 1 एंड PO इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि ये जो है वो आगे नहीं जाने देगा, 1 वाली वैल्यू आगे नहीं जाने देगी। ठीक है, इसने इंटरप्ट को यहाँ पे ब्लॉक कर लिया, रोक लिया। ठीक है, तो जोन सी डिवाइस ने इंटरप्ट करा होगा उसका वेक्टर एड्रेस यहाँ से आ जाता है। ठीक है, जोन सी डिवाइस ने इंटरप्ट करा होगा उसका वेक्टर एड्रेस यहाँ से आ गया और सीपीयू ने उस डिवाइस को सर्विस देनी शुरू कर दी। समझ आ गया? अगर 1 ने डिवाइस ने इंटरप्ट नहीं भेजा है तो यहाँ पे वो 0 नहीं करेगा। अगर 1 ने इंटरप्ट नहीं भेजा है तो उसको वो 1 रखेगा और 1 इसको एज सच आगे मिल गया। अगर सेकंड वाली डिवाइस ने इंटरप्ट भेजा है तो उसको रोक लेगा 0 करके। ठीक है, कौन सी भी डिवाइस ने इंटरप्ट करा होगा वो सिग्नल को रोक लेगा, PI की वैल्यू 1 सेट करके और PO की वैल्यू वो 0 सेट कर देगा। Am I clear about this diagram? Yes, sir. So this is done for today. बाकी का काम हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. So thank you very much. Thank you, sir.